Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. Here we talk about details and news that comes from Mumbai, Maharashtra and India. In every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. Today we have esteemed guest panels starting with Avinash Abhyankar Saab from the MNS, Ajit Chavan ji from the BJP and Anand Dubey ji from Uddhav Sena ji. Welcome all, welcome to Nation Now. I can't. We invite Avinash Abhyankar ji from the Manse, Ajit Chavan ji from the BJP and Anand Dubey ji from Uddhav Sena ji. Welcome to the show, sir. Welcome to the show. We have the entire news surrounding Mumbai और महाराष्ट्र में ये न्यूज चल रहा है कि क्या जो सर्वे है वो सही है. जो सर्वे पब्लिश किया गया कुछ दिनों पहले कि the most favored chief minister material is Mr. Eknath Shinde ji and the second most favored chief minister material is Dev Fadnavis ji. ये अनाउंस करने के बाद बहुत रैंक एंड फाइल जो बीजेपी एंड दी शिवसेना द एकनाथ शिंदे सेना में बहुत सारे बहस चालू हो गए कि was this right, was this not right, is Eknath Shinde ji definitely the most wanted and most preferred chief minister material or Dev Fadnavis ji is the material. You got फिर posters और banners पूरे महाराष्ट्र में लगने लगे कि ये ठीक नहीं है, कहीं ठीक है, कहीं ठीक नहीं है. Today both Dev Fadnavis ji and Eknath Shinde ji एक ही मंच पर बहुत दिनों के बाद आए और कहा कि ये फेविकॉल का. Yes, we introduce Mr. Avinash Abhyankar ji is joined us. Avinash ji, namaskar. Namaskar, Jai Maharashtra. Jai Maharashtra, Jai Maharashtra. So nice to have you on the show, sir. Today Bajaj sahab is slightly unwell, so you couldn't make it, Avinash ji. Okay. Yeah. बोलिए. Abhyankar sahab, you know, पूरे 2-3 दिन से पूरे महाराष्ट्र में यही फोकस है. यही फोकस है कि who is the best CM. Eknath Shinde is you are a very neutral observer and a very frank जो बोलने वाले एक व्यक्ति है और political understanding आपका बहुत deep है. तो सर ये कैसे, what do you see, what was the need for the survey that Eknath Shinde ji is the best CM and then Dev Fadnavis ji is the next best CM and पूरे 2 दिन के बाद फिर दूसरे दिन और करेक्शन हो गए, कुछ फोटोज और इंसर्ट किए गए, फिर आलोचना हो गया कि बाला साहब ठाकरे जी का तस्वीर नहीं है, देव फडणवीस. तो व्हाट डू यू मेक, अभ्यंकर साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? मराठी में एक कहावत है, अति घाई संकटात नहीं. आप बहुत जल्दबाजी करेंगे ना तो वो आप मुंह के बल गिरेंगे ही. और अभी उनको आके ये सब करके मेरे ख्याल से खाली 1-1.25 साल ही हुआ है. वो हुआ कि नहीं वो भी मुझको मालूम नहीं है, लेकिन ये जो कोई सर्वे किया था जो हर एक पेपर के फ्रंट पेज पे आया था और उसके बाद 24 घंटे में जो यूटर्न लेना पड़ा, डेफिनेटली ये कोई अच्छी साइन नहीं है. और मेरा रीडिंग ऐसा है कि अगर आपको काम करना है तो साथ में काम करने का, मिलजुल के काम करना पड़ेगा. और उसके ऊपर जास्ती आर्ग्यूमेंट है, जास्ती जो बोलना है वो लोग ही बोल सकते हैं, या तो बीजेपी के या जो नई शिवसेना है वो लोग बोल सकते हैं. मेरा ख्याल ऐसा है कि देश के सामने या महाराष्ट्र के सामने जो प्रॉब्लम है, जो लोगों की तकलीफें है, वो जल्दी दूर होनी चाहिए. न कि ये रेस में मैं पहला हूँ वो दूसरा है या वो पहला है और मैं दूसरा हूँ. इसमें ना महाराष्ट्र की जनता को इंटरेस्ट है ना हमको इंटरेस्ट है. अविनाश जी, बट आज दोनों एक ही मंच पे आए, दोनों, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट कि दोनों कहने लगा कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि डेवलपमेंट. ये आफ्टर वुड बैंडेज है, ये जख्म होने के बाद बैंडेज है, ऐसा मुझको लगता है. लेकिन मैं इतने जैसे मैंने अभी बोला आपको कि इतनी घाई करने की जरूरत नहीं थी. मेरी तो सलाह या मेरा विचार ऐसा है कि अगर आप अभी सीएम हो या कोई दूसरे डिप्यूटी सीएम है, उन्होंने यहाँ की राज्य के लोगों का, राज्य के जो मेजर इशू है उसके फ्रंट पेज पे जाहिरात होनी चाहिए. उसके समस्याओं के बारे में, उसका हल कैसा होगा उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए. न कि ये दूसरा वो उनका इंटरनल इशू है, कौन पहला कौन दूसरा, जिसमें 12 करोड़ जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है. उनके डे टू डे जो इशू है वो कैसे सॉल्व करने वाले हैं, फार्मरों के क्या इशू है वो कैसे सॉल्व होने वाले हैं, लोगों के महंगा के ऊपर क्या उनका थॉट है, बेरोजगार के ऊपर क्या थॉट है, ये महाराष्ट्र कैसा आगे जा सकता है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, न कि ये रेस में कौन पहला है और कौन दूसरा है.
ऐसा मुझको लगता है। we'll be shortly joined from the BJP and the Uddhav Sena also. But Abhyankar साहब, ये देव फडणवीस जी का कहना है कि FDI आ गया, we are back to number one, हम लोग नंबर 1 आए हैं, and look at the development. MVA के वक्त पर totally policy paralysis थे, there was no work at all, लकवा मर गया था. So how do you evaluate MVA and this particular regime? You are a very neutral observer, sir. आई नो, सी देखिए, मेरा खुद का मानना ऐसा है कि ये खुद ने नहीं तो ये लोगों ने बोलना चाहिए, महाराष्ट्र की जनता ने बोलना चाहिए कि सचमुच ये जो नई सरकार आई है ये लोगों के प्रति, फार्मरों के प्रति, राज्य के प्रति, इन्वेस्टमेंट के प्रति या जो भी मेजर इश्यूज है उसके प्रति संवेदनशील है। और अगर महाराष्ट्र के लोग और जनता बोलते हैं तो ही मैं इसको बराबर समझूंगा, न कोई राज्यकर्ता या जो कोई सत्ता में बैठा है वो बोलेंगे तो उसके ऊपर कितना विश्वास रखना, ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। Abhyankar Saab, we are joined by Ajit Chavan ji from the BJP. Ajit Chavan ji, welcome to the show Nation Now. And we are also joined by Anand Dubey ji. Anand Dubey ji from Uddhav Sena. Welcome to the show, Anand Dubey ji. नमस्कार। नमस्कार। चौहान जी, अभ्यंकर साहब से हम लोग वही पूछ रहे थे कि ये जो सर्वे वाला खेल है कि कौन बेस्ट चीफ मिनिस्टर है, अभ्यंकर साहब ने अपना स्पष्ट वक्तव्य यानी वेरी फ्रैंक ओपिनियन दे दिया। ये सब खेल अजीत चौहान जी क्या था? Why was it necessary? Was it necessary at all कि एकनाथ शिंदे जी द नंबर 1 चीफ मिनिस्टर मोस्ट फेवर्ड और फिर देव फडणवीस जी द नेक्स्ट बेस्ट चीफ मिनिस्टर और फिर 2 दिन के बाद रिट्रैक्शन और आज दोनों एक ही मंच पर गले मिल रहे हैं। हाउ डू यू सी अजीत चौहान जी, कैसे आप लोगों को समझाओगे क्या हुआ? नहीं, मैं अभिलाष जी को सुन रहा था। अभ्यंकर साहब मेरे भी पुराने पैनलिस्ट थे, जब मैं एंकर हुआ करता था मेरे शो में आते थे, वो इसी तरीके से बेबाक राय अपनी रखते थे। तो मुझे ये लगता है कि जिन लोगों ने ये सर्वे किया उन लोगों ने आगे आकर के बिल्कुल जवाब देना चाहिए। हम तो काम करते हैं और उन लोगों के सामने आते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की जनता के सामने और पूरी देश की जनता के सामने सबसे बड़ा मेरे नेता का काम मैं रखूंगा वो है समृद्धि हाईवे। ये हाईवे आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र का नक्शा बदलने वाला है और सिर्फ 4 सालों में करके दिखाया है। महाराष्ट्र उद्योग के क्षेत्र में शुरू से नंबर 1 था। कुछ नंबर जरूर कम हुए थे जब से हमारी सरकार आई है। हम उद्योग के क्षेत्र में फिर से नंबर 1 हुए हैं। महाराष्ट्र फिर से नंबर 1 हुआ। ये हम नहीं कह रहे। जिस तरीके से अविनाश जी ने कहा कि लोगों ने ये कहना चाहिए, दूसरे एजेंसीज ने ये कहना चाहिए, तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोगों ने कहा है। ये महाराष्ट्र नंबर 1 हुआ है, एजेंसीज के सर्वे में सामने आया है। आपने देखा 9 साल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने क्या खोया क्या पाया, इसका ऑडिट जब देश के बाहर की वित्तीय संस्थाएं, जिन संस्थाओं ने हमें कड़ी से कड़ी सलाह देने से वो पीछे नहीं हटी थी पुराने समय में, उन संस्थाओं ने ये कहा है कि किस चीज में बढ़ोतरी हुई है, जीएसटी के अच्छी तरीके से स्लैबिंग करने की वजह से देश को क्या फायदा हुआ है, आने वाले दिनों में जो कदम मोदी सरकार ने उठाया है उसकी वजह से क्या अच्छा हुआ है। प्रदीप सर, आपके ही शो में 4 दिन पहले हमने इस बात की चर्चा करी थी। रहा महाराष्ट्र का विषय है तो मैं ये मानता हूं हमारी तरफ से मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस का कद हम सब कार्यकर्ताओं की नजर में बहुत ऊंचा है। ये इस सरकार को लाने में, महाराष्ट्र की एमवीए की नकारा सरकार को गिराने में आदरणीय देवेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके लिए उन्होंने बहुत ही हम लोगों के सामने आदर्श रखा है कि किस तरीके से अपनी पार्टी, अपने विचार, अपने सीनियर लीडर्स का आदेश मानना, इसका उदाहरण देवेंद्र जी ने हमारे सामने रखा है। तो हम एक तरीके की डिसिप्लिन के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, जिन लोगों ने ये सर्वे किया था वो उसके बारे में और अच्छी तरीके से बता सकते हैं। सर्वे मैंने तो नहीं किया था, जो एजेंसी सर्वे करती है, कहां से सैंपल लिए, कहां से क्या किया, ये वो जरूर बताते हैं। तो हम मेरे सीनियर मित्र अविनाश जी ने जिस तरीके से कहा कि लोगों ने कहना चाहिए, तो हमारे काम के बारे में एजेंसीज बोल रही है, लोग बोल रहे हैं और हमारा काम लोगों के सामने है। You came a bit late, अजीत चौहान जी, आनंद दुबे जी। बजाज साहब आज शो ज्वाइन नहीं कर पाए, थोड़ा तबियत खराब है बजाज साहब का।
डोबे जी, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, अभ्यंकर साहब ने एकदम फ्रैंकली जो बोले, अजीत चौहान जी ने बोले कि ये सर्वे का जरूरत तो था नहीं था, ये कौन सा मजबूरी था कि सर्वे फ्रंट पेज में सब न्यूज़पेपर्स के लाना पड़ा, और उसमें एकनाथ शिंदे जी को मैंडेट है लोगों का कि द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, और देव फडणवीस जी का नेक्स्ट बेस्ट चीफ मिनिस्टर। डुबे जी, क्या मजबूरी था ये सर्वे का? व्हाट डू यू थिंक, क्या कंपल्शन था? डुबे जी। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से हम सबकी एक राजनीतिक वैचारिक लड़ाई है, लेकिन 2-3 दिनों से न जाने क्यों उनके प्रति हमारी सहानुभूति बढ़ गई। वो इसलिए बढ़ गई है कि बताइए, ये वही देवेंद्र जी हैं, 19 में कह रहे थे कि 2.5 साल की कोई बात नहीं हुई थी, हम 5 वर्ष मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आज स्थिति यह है कि 5 वर्ष तो छोड़िए, 15-20 वर्षों तक दूसरे किसी नेता की प्लानिंग उनके सामने उजागर हो गई है। वो भी कैसे? कोई व्हाट्सएप पे नहीं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना के नहीं, भारत के प्रमुख अखबारों के मुखपत्र के पहले पृष्ठ पर, और वो भी कितने करोड़ों का विज्ञापन, वो भी शिवसेना का लोगो डाल के ऑथराइज्ड करके कि भाई हम ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आप भले 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हो, आप भले हमारे सीनियर रह चुके हो, आप भले हमारे लिए सरकार बना बिगाड़ देते हो, लेकिन इन 11 महीनों में मैं ज्यादा लोकप्रिय हूं, भले ही 3% ही सही। तो यह मैसेज महाराष्ट्र में बहुत अच्छा नहीं गया। ये देवेंद्र जी की व्यक्तिगत छवि मैं समझता हूं धूमिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी को जो हमेशा नाज होता था कि मैं बड़ा भाई हूं इन पिछले 5 सालों में, तो एकनाथ शिंदे की सेना ने दिखाया नहीं भाई, तुम बड़े भाई नहीं रहे हो, अब बड़े भाई हम हैं। भले आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, आपके पास महाशक्ति है, लेकिन कोई और शक्ति उनके पास काम कर रही है। तो इन सब चीजों में ये सरकारें उलझी हैं, ये दोनों पार्टियां उलझी हैं। खैर, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, कहाँ से सर्वे हुआ, वर्षा बंगले पर बैठ के हो गया है क्या, या और कहीं हुआ है, मुझे नहीं पता क्या सैंपल थे, किन लोगों को इसमें शामिल किया गया। लेकिन आज जो महाराष्ट्र की स्थिति है वो दयनीय होते जा रही है। आज हमारे किसानों की स्थिति, नौजवानों की स्थिति, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। केवल कैसे दिल्ली जाएं, दिल्ली से मुंबई आए, कैसे राजनीति करें, विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाएं, उन्हें जेल में डालें, उनके ऊपर कटाक्ष करें, उनके ऊपर हमले करें, इन्हीं में ये सरकार उलझी है। तो खैर, हम तो एक ही बात कहेंगे प्रदीप जी की अगर नाज है बीजेपी और कथित शिवसेना को कि वो बहुत लोकप्रिय है, बहुत महान है, कराइए ना चुनाव। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में लाइए चुनाव को। हम जाएंगे जनता के सामने, अपनी बात कहेंगे, अपने इतिहास का प्रदर्शन करेंगे, हम कहेंगे कि भाई हम कौन है और वो कौन है, जनता तय करेगी। आखिर जनता जनार्दन है। खाली कागजों पर लोकप्रिय होना, अरे भाई कागजों पर लोकप्रिय तो बहुत, एक जमाना था, आपको पता होगा कि 2004 में भी शाइनिंग इंडिया बहुत बड़ा नारा था बीजेपी का, लेकिन 2004 में बुरी तरह हार गए थे, फिर 2009 में भी हारे। देखिए, तो राजनीति है, हारना जीतना तो होगा, लेकिन जिस प्रकार से एक छवि बनाने का काम किया जा रहा है कि हम ज्यादा महान हैं, आप नहीं हैं, तो ये तो बीजेपी को सोचना होगा कि उन्होंने, एक कहावत है कि हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। तब ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सेना जो है ये आपस में तय करे। हम तो केवल चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और एक मजबूत विपक्ष होने के नाते इन पर नजर बनाए हुए हैं, ये कर क्या रहे हैं, इनको चुन के लाया क्यों था और ये करते क्या है। यही है प्रदीप जी मेरी बात। अभ्यंकर साहब, व्हाट आपको लग रहा है 2019 से जो चल रहा है, अभ्यंकर साहब, वेरी फ्रैंक ऑब्जर्वेशन, मैरिज प्रपोजल, यानी प्रपोजल किसी के साथ और शादी किसी के साथ, राज साहब ने खुल के बोला कि when he was there with बाला साहब ठाकरे, what was the formula, what was the position, किसका एमएलए ज्यादा होगा तो क्या होगा। राज साहब बहुत बेबाक थे, एकदम फ्रैंक अबाउट व्हाट इट वाज। और राज ठाकरे साहब हैज द ब्लूप्रिंट फॉर महाराष्ट्र। वो बोले ब्लूप्रिंट है, अबे ये सत्ता संघर्ष नहीं है, महाराष्ट्र मुंबई के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ब्लूप्रिंट क्या कर सकता हूं, विदाउट रेस, कास्ट, कलर, रिलीजन को एम्फसाइज करते हुए। तो सर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग सिंस 2019, अभ्यंकर साहब एंड राज साहब? बेसिकली क्या हुआ कि सत्ता के लिए जिसके साथ युति हुई थी या जिसके साथ आगाड़ी हुई थी, वो सत्ता के लिए जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हुआ था,
तो उसके वजह से उनका 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 दरवाजे के अंदर क्या चर्चा हुई थी मुझको मालूम नहीं है। हम लोग तो चैनल के ऊपर ही सुनते हैं, कोई बोल रहा है आधे आधा हमारा था, कोई बोलते हैं आधा हमारा था। एक सिंपल है सर, आपने जिसके लिए वोट मांगा था उनके साथ जाना जरूरी था। आपकी जो इंटरनल जो भी आपके क्लैशेस है वो इंटरनली खत्म होने जरूरी थी, लेकिन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई कि जिनके साथ, ये मेरा न्यूट्रल कह, हम तो हेलो We can hear you, आर sir. यू एबल टू हियर मी? Yes, of course. मेरा खुद का मानना ऐसा है कि अगर किसका हाथ थामा है तो भले आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन अगर हाथ थामा है उनको लेके अगर आप एक डायस पे गए हो, अगर किसी का फोटो इस्तेमाल हुआ है, अगर उनके विचारों के साथ 25 साल से आप चले हो, तो खाली सत्ता के लिए जो हमारे पूरे पूरे पुराने विरोधक है, जो आपके साथ कभी विचारों के साथ आपके साथ आ नहीं सकते हैं, उनके साथ खाली सत्ता के लिए साथ में जाना ये टोटली गलत बात है। और मुझको ऐसा लगता है कि अगर वो उनका इंटरनल इशू जो था वो अगर वो बैठ के सॉल्व करते थे तो आज उनके ऊपर ये नौबत नहीं आती थी, न उनका चिन्ह जाता था, न उनको 40 या 50 आमदार और 13 खासदार नहीं जाते थे। और जो हमने एक शिवसेना बाला साहब जी की देखी थी वो की अलग विचारों की थी, ऐसा मेरा खुद का मानना है। और सर थोड़ा ब्लूप्रिंट भी बताइए, बिकॉज आज डेवलपमेंट राज ठाकरे जी डेफिनेटली ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या राज ठाकरे ये एक ही ऐसे व्यक्ति है पूरे देश में जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए ब्लूप्रिंट का, जिन्होंने ये पूरा एक सोचा था और उसके हिसाब से हमने नासिक में काम भी किया था। उसके हिसाब से एक छोटा एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको बोला कि उनके दिमाग में जो है की मला ट्रॅक्टरवर जीन्स आणि पॅन्ट घातलेला शेतकरी मुझको देखना है, इसका मतलब क्या, मुझको सुजलाम सुफलाम महाराष्ट्र देखना है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ ब्लूप्रिंट? अगर आप उसका छोटा वर्जन भी देखेंगे या जो बड़ा है उसमें सब घटकों के लिए पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव थिंकिंग हुआ है। उसमें जात धर्म रिलीजन इसका कोई मायना नहीं है, सबके लिए बेसिकली महाराष्ट्र का नवनिर्माण ये एक ही उसका इंपॉर्टेंट इशू है और उसके ऊपर हम लोग सब काम कर रहे हैं, जिसका हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल नासिक में सेट किया था। लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शंस कोई अलग विचारों पे लड़ गया और वहां पे हमारा नुकसान हो गया। लेकिन डेफिनेटली नासिक में हमने अच्छा काम किया था, जिसके वजह से नासिक के मेयर का यूएस में सम्मान सत्कार भी हुआ था। नासिक में जो हमने डेवलपमेंट की थी यहाँ वहाँ पे अभी मुझको समझता नहीं, 25 साल की मुंबई की कॉरपोरेशन आज एक पार्टी के हाथ में है और हर सालों साल से मैं देख रहा हूँ वो मीठी नदी का इशू जो है, जब बाल काले थे तभी से मीठी थी, आज मीठी का नाला हुआ, मेरा टक्कल पड़ गया लेकिन मीठी सुधर नहीं गई है। तो 25 साल आप क्या कर रहे हैं सत्ता में बैठ के? अगर हम लोग नासिक में रोड्स हम लोग जो बनाते हैं, तो यहाँ पे अजीत जी बैठे जो एक चैनल के लिए काम कर रहे थे, अजीत जी ने मुझको बोलेंगे वो जो 4-5 मराठी चैनल है उनका एक्चुअल उन्होंने एक शो किया था कि एक ही शहर ऐसा है महाराष्ट्र में जहाँ पे वो लोग खड्डों के ऊपर कार्यक्रम नहीं कर सके। इसको बोलते हैं काम करना। यू कैन कंफर्म दिस मिस्टर मांडरे, अजीत जी भी यहाँ पे बैठे हैं या दूसरे किसी चैनल से आप कंफर्म कर सकते हैं, ये हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं। तो काम ऐसा होता है, कॉर्पोरेशन होगा तो जनता लोगों के लिए प्रति आपको काम करने के, खाली मुझको सत्ता चाहिए, मुझको किसी भी हालत में सत्ता मेरे हाथ में चाहिए। आप 25 साल 30 साल एक सत्ता में है और लोगों का अपनी डिलीवरी क्या किया है और आज ये नौबत क्यों आई है, ये उन्होंने सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है, आत्म परीक्षण करना जरूरी है, ऐसा मुझको लगता है। जैसे जब भी हमारा ये अभी जो हमको भी सेटबैक जो बैठा है पॉलिटिकल, उसके ऊपर हम लोग बहुत विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग जनता के लिए, जनता के सामने जा सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं कि इतने अच्छे आंदोलन करने के बावजूद भी कहाँ हम लोग कम पड़ गए कि हम वोट में कन्वर्जन नहीं करके हमारे एमएलएस क्यों कम हो गए, हमको कॉर्पोरेशन में स्टैंडिंग क्यों कम हुआ है, उसके ऊपर हमारा अभी काम चालू है। चौहान साहब, चौहान साहब, you heard both. आपने कहा कि अभ्यंकर साहब was always in the show. You heard what Anand Dubey ji had to say about. तो अजीत जी कैसे देखते हो आप? I mean, सत्ता संघर्ष है, डेवलपमेंट नहीं है, कास्ट रेस, कास्ट कलर, रिलीजन, ये क्या चल रहा है अजीत चौहान साहब? प्रदीप जी, मराठी में एक कहावत आहे की बकरीच्या शेपटाने लाजही झाकत नाही, माशी ओढत नाही. तशी आता मशाल घेऊन बसलेल्या लोकांची परिस्थिती आहे। यानी जो बकरी की पूंछ होती है, न उससे लज्जा का रक्षण होता है, न पीठ पे बैठी हुई मक्खी उड़ाई जा सकती है। उस तरीके की परिस्थिति आज जो लोग मशाल लेकर के बैठे हैं उनकी हुई। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना का एक अलग स्थान है और सभी मराठी लोगों के बीच में बड़ा असंतोष था। भाई अविनाश जी ने कहा, मैं खुद नासिक से ही हूं, नेटिव प्लेस मेरा नासिक है, और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स हम सब लोग राज ठाकरे जी से बहुत प्यार करते हैं।
और बाला साहब की छवि उनमें देखते हैं। तो ये बात है, भाई दुबे जी अभी कह रहे थे कि छोटा भाई बड़ा भाई, बड़े भाई तो महाराष्ट्र में हम ही हैं, आगे हम ही रहेंगे, और एक बड़े भाई की भूमिका ही प्रदीप जी महाराष्ट्र के राजनीति में हम निभा रहे हैं। मैं 18 साल पत्रकार था, मैंने बड़े नजदीकी से पॉलिटिक्स देखा है। महाराष्ट्र के बड़े नेताओं के साथ मैं काफी करीब से जुड़ा हुआ था। इलेक्शन की पॉलिटिक्स जो है वो काफी अलग होती है। मैं भाई दुबे जी से ये बात कह दूं कि जिस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के विचारों का खून हुआ, जिस तरीके से जिंदगी भर बाला साहेब ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं के साथ जाकर के उद्धव जी बैठ गए, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा लोगों को। और मैं ये कहता हूं, दुबे जी भी दिल पर हाथ रख करके कह दे, वो मुंबई में रहते हैं, कई सालों से शिवसेना का काम मुंबई में करते हैं, उनको भी दिल से ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी, किसी भी शिवसैनिक को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। महाराष्ट्र को इस स्थिति से निकालने के लिए, इस असमंजस से निकालने के लिए, इस अनैसर्गिक आघाड़ी के भ्रष्टाचार से बचाने के लिए, प्रदीप जी क्या स्थिति थी महाराष्ट्र की एनडीए की सरकार में? इनके मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इनके मंत्री जेल में गए, इनके होम मिनिस्टर, मुंबई के सीपी, क्या उस सब बातों में मैं जाऊंगा नहीं फिर से, पर महाराष्ट्र के आम इंसान को, ग्रामीण किसान को, हमारे लोगों को क्या दे पाए ये लोग 2.5 साल में? कोरोना के प्रकोप में जिस तरीके से उपाय योजना होनी चाहिए थी, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अभ्यंकर जी ने कहा, सर अगर हम जितने सालों से उद्धव ठाकरे गुट के कब्जे में, ये शिवसेना के कब्जे में मैं ये मानता हूं, अगर उतने मुंबई को चांदी के रास्ते बना सकते थे हम, इतना रोड में पैसा खाया है, कचरे में पैसा खाया गया, जैसे अभ्यंकर जी ने कहा मीठी नदी का विषय है, इस चीज में पैसा नहीं खाया गया। आप, मैं, हम सब लोग मुंबई में रहते हैं, हम इतना टैक्स देते हैं, देश में सबसे ज्यादा अमीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसी स्टेट से ज्यादा बजट हमारा है, क्या अच्छी तरीके से मुंबई चला पाए? क्या अपनी पार्टी की स्थिति है? क्या, क्यों उनके लोग इतनी बड़े पैमाने पर छोड़ करके चले गए? पार्टी ही नहीं रहे लोग, बाला साहब के जहां विचार है वहां चले गए, ऐसा क्यों हुआ? इसका आत्मपरीक्षण करना जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का सहमुख्य प्रवक्ता होने के नाते मैं मेरी पार्टी का एक विचार आपके माध्यम से दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बड़े भाई हम ही थे, बड़े भाई हम ही रहेंगे। मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक पॉलिटिकल त्याग की भावना इसलिए हम लोगों के दिल में आई, और वो हमने करके दिखाया कि एमवीए के भ्रष्टाचारी चंगुल से महाराष्ट्र को मुक्त करना था। और प्रदीप जी आप खुद देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आए सेंट्रल गवर्नमेंट से। जब से शिंदे फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में आई है, तब से हमने मुंबई की रेलवे के लिए पैसा लाया, महाराष्ट्र की रेलवे के लिए पैसा लाया, हमने हमारे छोटे छोटे महामंडल, पणन महामंडल, वकार महामंडल से लेके तो हमने हमारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए पैसा लाया, हमने किसानों के लिए पैसा लाया, हम बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अब सिर्फ बोले नहीं, हमने करके दिखाया। शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट, वंदनीय बाला साहेब ठाकरे का सबसे बड़ा स्मारक मुंबई से नागपुर तक हम बना रहे हैं। इनके पास, इन्होंने मुंबई के मेयर बंगले को हथिया के रखा है। कई दिनों से हम वेट कर रहे हैं, बाला साहब के स्मृति दिन पे, बाला साहब की जयंती पे हम जब शिवाजी पार्क के उनके स्मारक पे जाते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। अभ्यंकर जी को भी बुरा लगता होगा, महाराष्ट्र के हर आदमी को बुरा लगता है, क्योंकि ठाकरे परिवार के साथ जो जुड़ाव लोगों का है, वो प्रमोदनकार ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, ये सब हमारे लिए बहुत आदरणीय महानुभाव है, हमारे लिए आदरणीय व्यक्ति है। इनके विचारों पर चल करके हमने हर क्षेत्र में, जर्नलिज्म हो, राजनीति हो, इनके विचारों पे हम चले हैं। हमें बाला साहब के विचारों का खून हुआ, वो अच्छा नहीं लगा, इसीलिए इतना बड़ा त्याग भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। हम लोग इस एमवीए की सरकार को भगाने में कामयाब रहे, और ये विकास की यात्रा शिंदे फडणवीस सरकार की जारी है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लोग भी इससे काफी समाधान है।
डुबे जी, आप सुने अभ्यंकर साहब ने जिस प्रकार से क्रिटिसाइज किया कि 25 साल 30 साल से आपने किया क्या। मुंबई के सड़क और मुंबई के गटर वही से, मिथी रिवर बचपन से हम लोग जब थे स्कूल से वही चल रहा है, आज भी मिथी रिवर गंदा है। चौहान साहब ने जिस प्रकार से कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस था, एमवीए कुछ कर नहीं पा रहे थे, आज डेवलपमेंट का रफ्तार छोड़ दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने। डुबे जी जवाब दीजिए, बहुत अभ्यंकर साहब के और चौहान जी के। ऐसा है कि दोनों जन को मैं सुन रहा था प्रदीप जी। एक कहावत है कि यदि सूर्य को थोड़े देर के लिए किसी दूसरे ग्रह से ग्रहण लग जाए तो सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, वो ग्रहण थोड़े समय का है। ये पार्टी भी हमारी है, ये 16 लोग अपात्र भी होंगे, ये सब के सब चुनाव हार भी जाएंगे और वापस वही यश और वही कीर्ति हमें मिल जाएगी। ठीक है, राजनीति है, थोड़ा षड्यंत्र के तहत किसी ने हमें धोखा देने का काम किया है, हम सह रहे हैं, जनता हमारे साथ है, चुनाव में मिल जाएगा पता। अभी हमारे मनसे के बड़े भाई कह रहे थे कि नासिक में इन्होंने अच्छा काम किया, जमीन पर काम को उतारा। अरे भाई, आप यदि अच्छा काम करते हैं, जमीन पे काम को उतारते हैं, तो आप साल दर साल जीतते हैं चुनाव। आप 5 साल जीतेंगे, अच्छा काम करेंगे, और 5 साल जीतेंगे, और 5 साल जीतेंगे, और 5 साल जीतेंगे। यदि हम मुंबई में खराब काम करते हैं तो मुंबई के रहवासियों का विवेक बुद्धि नहीं है, वो पिछले 25 सालों से हमें चुन के दे रहे हैं। जिस 2017 के महानगर पालिका के चुनाव में नेक टू नेक फाइट मुख्यमंत्री बीजेपी का, हमारे पास मुख्यमंत्री नहीं, एकदम 82-84 वाली स्थिति हो गई। यदि हम इतने खराब लोग हैं, हमने बिल्कुल काम नहीं किया है, तब तो 10 सीटों पे ला देना चाहिए मुंबई की जनता को। हमें उन्हें पता है कि आधी रात को हर सुख दुख में शिवसेना का शाखा प्रमुख, शिवसेना का नगर सेवक सड़कों पर उतर के लोगों की मदद करता है। केवल सड़क और बिजली पानी बनाना ही जीवन नहीं है, एक एक सुख सुविधा का ख्याल रखना कि आपके क्षेत्र में शांति बनी हुई है कि नहीं, आपके क्षेत्र में साफ सफाई हो रही है कि नहीं, घरों में नल है कि नहीं, नल में जल है कि नहीं, बिजली पहुंच रही है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सही से हो रहा है कि नहीं। क्या ये सब शिवसेना के नगर सेवकों ने 25-30 वर्षों में बखूबी नहीं किया है? और नहीं किया है तो 20-20 साल से, 15-15 साल से लोग चुन के कैसे आते हैं भाई? एक बार एक आदमी चुन के आ जाए, 2 बार चुन के आ जाए, वो बार बार तो चुन के नहीं आ सकता। आज हम देख रहे हैं कि 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हम अच्छी सरकार बनाएंगे। 5 साल लोगों ने देखा, सोचा एक मौका इन्हें देना चाहिए, शायद 5 साल में नहीं काम कर पा रहे होंगे। आज दूसरे मौके तक त्राही त्राही मच गई है, लोग त्रस्त हो गए हैं। आज महाराष्ट्र में जहां 48 में से 42-43 सीटें जीतते थे, आज 5 भी जीतना मुश्किल हो रहा है। तो देखिए, ये वो अब युग में मत ले जाइए कि नहीं भाई ये तो काम नहीं करते हैं तो भी पता नहीं कैसे चुन के आते हैं। ये बात नहीं, जनता विवेक और बुद्धि रखती है, आप अच्छा काम करेंगे तो चुन के आएंगे। ठीक है, आपकी हमारी राजनीतिक दुश्मनी है, आपको लगता है कि हम कमजोर होंगे तो आप मजबूत होंगे, हमें लगता है आप कमजोर होंगे तो हम मजबूत होंगे, ये होता रहेगा, ये चलता रहेगा राजनीति में। यहाँ कोई हम लोग संत नहीं है, हम राजनीतिक लोग हैं। हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। ऑलरेडी बीजेपी वाले भी यही बात कहते हैं, मनसे वाले भी यही बात करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारी पार्टी को धोखा देने का काम किया गया, सरकार 2019 में जब बनने वाली थी, उसके पहले देवेंद्र जी ने अजीत दादा के साथ सरकार बना ली, उसके बाद हमने बनाई ना। अगर हमने पहले बनाई होती, जरूर हम आपके अपराधी थे, हम आपके दोषी थे, लेकिन आपने दरवाजे खोल दिए कि भाई अब ये अधर्म युद्ध हो गया, अब इसमें कोई युद्ध बचा ही नहीं। अब तब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप जैसा प्रमाण, जैसा प्रतीक चिन्ह हमारे सामने रखेंगे, उदाहरण, हम भी उसका जवाब उसी से देंगे। आप जब आपके सबसे बड़े विरोधी एनसीपी के साथ सरकार बनाने को आपको जरा सा भी परहेज नहीं, तो हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ क्यों नहीं बनाएंगे? वैसे भी लोग कहते हैं कि राजनीति में वैचारिक लड़ाई होती है, यहाँ कोई परमानेंट दोस्त नहीं, परमानेंट शत्रु नहीं। जब 30 वर्ष हम आपके साथ रहे, आप हमारे साथ रहे, एक दूसरे को नहीं समझ पाए, आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, आप आज तक जवाब नहीं दे पा रहे कि क्यों बनाई थी। बनाई थी, वैसे हमने भी बनाई है, तो एक दूसरे, अच्छा, आपके जितने अलायंस पार्टनर रहे सब आपको धीरे धीरे छोड़ के गए। सबने देख लिया कि आप लोगों को दबाकर पूरी तरह समाप्त करते हो, आप नहीं चाहते कि क्षेत्रीय दल फले फूले, आपके जेपी नड्डा जी भरे मन से कह चुके। तो हम लोग क्या करें भाई, हमारी पार्टी है। बिफोर आई कम टू यू, अभ्यंकर साहब वांट्स टू से समथिंग बिकॉज़ डुबे जी ने नासिक मॉडल पे थोड़ा प्रश्न उठा लिया था एंड व्हाट ही हैज डन। अभ्यंकर साहब, कैसे इन्होंने इतना बढ़िया काम कर दिया
सम्माननीय बाला साहब के पश्चात कि ना पार्टी का नाम बचा, ना पार्टी का चिन्ह बचा, ना पार्टी के आमदार बचे, ना पार्टी के खासदार बचे। बराबर है। तो जो जो प्रमुख ने पार्टी के सम्माननीय बाला साहब जी के विचारों को तिलांजलि देके, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था कि उनके साथ जाने के बजाय, सम्माननीय बाला साहब जी ने कहा था, शायद दुबे जी को मालूम नहीं होगा, कि उन्होंने कहा था कांग्रेस के साथ जाने के बजाय मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। और जो सावरकर जी का द्वेष करते हैं उनके साथ आप चले गए हैं। फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिक्स। ये महाराष्ट्र की नहीं, देश का प्राइड है। सम्माननीय स्वतंत्र वीर सावरकर ये देश के प्राइड है। आज आप उनके साथ बैठे, क्यों बैठे? सत्ता के लिए। बीजेपी ने ऐसा किया इसलिए हमने ऐसा किया। तो आप ये कहना क्या चाहते हैं? इसलिए आपने बाला साहब के विचारों को तिलांजलि दी। और ये नहीं बताइए कि आज 52,000 करोड़ का बजट है मुंबई कॉरपोरेशन का। 25 साल से सत्ता है, एवरेज भी निकालेंगे ना तो कितने लाख करोड़ ये मुंबई के ऊपर खर्चे हुए हैं। और अगर आप प्राउडली बोल रहे हैं कि नगर सेवकों ने काम किया है, तो दिख तो नहीं रहा है। हमने मुंबई की जो डेवलपमेंट देखी है ये तो समझ में नहीं आ रही है। और सत्ता में हार जीत एक अलग चीज है, लेकिन लोगों के प्रति काम की डिलीवरी देना हमारा चैलेंज है। कि हमने जो नासिक में काम किया है उसका 10% भी अगर आपने मुंबई में किया होगा तो हमको दिखाइए, हम आपके साथ आने के लिए तैयार है। क्या है, झुग्गियां बढ़ गई है, क्या है प्रॉब्लम? मीठी नदी क्लियर हो गई। हर साल हम जाके देखते हैं कि जो जाके वहां पे आप जाके वो क्या नाले सफाई का कार्यक्रम होता है, खड्डों का बजट है। क्यों? आज दुनिया में टेक्नोलॉजी क्या है, ये आपके नगर सेवकों को या आपके प्रमुख को समझ में नहीं। और जब मुंबई बाढ़ में थी तो यहाँ पे अजीत जी बैठे, उनको पूछिए कि आपके कार्याध्यक्ष कहाँ थे वो बाढ़ के। और अब सम्माननीय शिवसेना प्रमुख किसके घर पे थे, ये आप न्यूट्रली आप जरा स्टडी करिए। तो बिफोर ब्लेमिंग एमएनएस और एनी अदर पार्टी, आपके गिरेबान में पहले झांकना चाहिए। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, डोंट टेक इट पर्सनली। हम लोग के पार्टी का। और दुख तो क्या होता है कि आप जो बैठे हैं, आपके पीछे जब मैं मशाल देखता हूं ना तो सचमुच दुख होता है। कुछ भी होने दो, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने दो, लेकिन हम भी, हमारे नेता भी, सम्मान्य राज साहब ठाकरे, उनको संस्कार भी बाला साहब जी के हैं। कुछ तो प्रॉब्लम है इसलिए 40 लोग छोड़ के गए, कुछ तो तकलीफें है इसलिए 13 लोग छोड़ के चले गए, और कुछ तो प्रॉब्लम है इसलिए पार्टी का नाम ही चला गया, इसलिए पार्टी का चिन्ह भी चला गया। यह बहुत दुख की बात है। आप इतना ही सोचिए कि सम्मान्य बाला साहब ठाकरे क्या और आप बोल रहे 30 साल हम समझ नहीं सके। 30 साल में सम्मान्य बाला साहब ठाकरे भी थे। इतना ध्यान में रखिए कि आप ब्लेम किसके ऊपर जा रहे हैं, कि न बीजेपी समझ पाई कि शिवसेना क्या है, और न शिवसेना समझ पाई कि बाला साहब ठाकरे क्या है। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि प्रमोद महाजन जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और बाला साहब ठाकरे जी, अडवाणी जी, इनका रिलेशन क्या था। ये मैं अदर देन पॉलिटिक्स बात कर रहा हूं, मैं किसी अलग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन हम लोग महाराष्ट्र में बैठे, मुंबई में बैठे, और महाराष्ट्र की राजकीय संस्कृति ये बताती है कि जो अच्छा है वो अच्छे को अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर हम आज परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो डेफिनेटली हम लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं, हमको काम करना जरूरी है। राज साहब तो बहुत अच्छे विचार दे रहे हैं, बट हम कार्यकर्ता कहां पे तो कम पड़ रहे हैं, इसलिए हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। दैट इज व्हाट आई थिंक। तो इसके लिए आपको भी मेरे ऐसी दोस्त बन के आपको सलाह ऐसी है कि आप सोचिए इतने लोग क्यों चले गए। आप सोचिए सत्ता होने के, ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा, पूरी दुनिया में इतिहास में पहली बार, कि सत्ताधारी पार्टी को सत्ताधारी मिनिस्टर छोड़ के दूसरे पार्टी के पास जाके उन्होंने अपना गठबंधन कर दिया। और जो पार्टी के साथ आपने एक स्टेज के ऊपर डायस शेयर किया था कि दूसरे को गिराइए, जिनको गिराया था उनके साथ ही आप जाके बैठ गए। तो ये थोड़ी चिंता की बात है। इसके ऊपर आपको, ऐसा मुझको लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा। Ajit Chauhan ji, before Anand Dubey speaks, Ajit Chauhan ji, you heard what Dubey ji said. In fact, उन्होंने बेबाक जो अभ्यंकर साहब ने कहा कि he gave a perfect explanation कि क्यों कैसे हुआ, and relationship प्रमोद महाजन, बाला साहब ठाकरे and अडवाणी जी वगैरह। अजीत चौहान जी, where things went wrong? दुबे जी का बहुत लंबा चौड़ा एक evaluation था, किस प्रकार से हुआ। चौहान साहब, how do you respond to that? प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं भाई अभ्यंकर जी के कुछ विचारों से सहमत हूं कि दूसरे प्रदेशों की राजनीति अलग हो सकती है, महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अलग थी। और जब से किसने किसकी पीठ में खंजर भोंपा, एक आदमी है, उस आदमी ने पूरी की पूरी पार्टी तोड़ दी। उसने महाराष्ट्र के राजनीति के लेवल आसमान पे थी,
उसको गिरा के फर्श तक नहीं, मैं तो कहता हूं गटर तक ले गए। हमें बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब हम लोगों में जाते हैं और लोग हमें कहते हैं कि ऐसी महाराष्ट्र की राजनीति नहीं। तो ये क्यों हुआ? ये सही में अपने गिरेबान में झांक करके देखने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। प्रदीप जी, शिवसेना के उस समय एमएलए जो एमपी आकर जब हमसे बात करते थे और हमें अपना दुख बताते, क्योंकि ये सारे लोग जो है ना, ये बड़े दिल से काम करने वाले लोग हैं। भाई संजय दुबे जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर शिवसेना है, बिल्कुल सही है। शिवसेना को मुंबई में चुन के देने का कारण बहुत अलग है। मुंबई में मराठियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शिवसेना और शिवसेना के स्थानीय कार्यकर्ताओं से सही में हम कई बार सीखते हैं। मैं बड़े खुले दिल से कह रहा हूं, ये अपार्ट फ्रॉम थोड़ा अविनाश जी ने इस चर्चा को एक बड़ी अलग लेवल पर ये लेके गए। और मैं नासिक पे भी आऊंगा, क्योंकि मैं नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए मैं वोटिंग करता हूं। मैं बेसिकली मैं नासिक से हूं, अभी भी मेरा वोटिंग जो है नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए है। और बिल्कुल मैं मेरी पार्टी का स्टेट लेवल पे प्रतिनिधित्व करता हूं, पर ये मैं खुले दिल से कहता हूं कि एमएनएस ने और स्पेशली राज ठाकरे जी ने नासिक में जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लाए, जिस तरीके का काम हुआ, वो काबिले तारीफ है। देश के लेवल पर इस काम की चर्चा हुई। रतन टाटा जी से लेके तो कई बड़े महानुभावों को वो नासिक जैसे छोटे शहर में लेकर के आए। और कितना अच्छा काम हो सकता है, उतना अच्छे से अच्छा काम देने की राज ठाकरे जी ने, उनकी पार्टी ने कोशिश की। अविनाश जी कह रहे कि कार्यकर्ताओं का आत्मपरीक्षण की जरूरत है। सही मायने में हमारे देश में इलेक्शन का पॉलिटिक्स बहुत अलग है। तो मैं फिर से आता हूं इस मुद्दे पे। भाई संजय दुबे जी ने कहा कि हमने धोखा दिया। ये महाराष्ट्र की जनता, आप जब लोगों से जाकर के प्रदीप जी बात करेंगे, एक ही बात थी, लोग ये कहते थे कि क्या ये सही में बाला साहब जी के पुत्र हैं? क्या इस तरीके से ये कर सकते हैं? छोटे छोटे मुद्दे जो लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए थे, उन मुद्दों को लेकर के गांव में ये जो मिनिस्टर थे कांग्रेस एनसीपी के लोग, इन्होंने शिवसेना के कार्यकर्ताओं को घर से उठा उठा करके पीटा था। 300 300 केसेस मेरे दोस्तों पे है। 100 से अधिक केसेस वाले मेरे कई मित्र हैं, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और सिर्फ बाला साहब के विचारों पे संघर्ष किया। कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी में मराठवाड़ा के खानदेश के जिंदगी में कभी बाला साहब ठाकरे को नहीं देखा था, सिर्फ उनके भाषण सुने थे। उस समय तो टेलीविजन भी नहीं थे, लोग टेप पर ला करके बाला साहब के भाषण सुनते थे, बाला साहब का लॉकेट गले में पहनते थे और दिल से बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर ये लोग काम करते थे। 100 से अधिक केसेस इन लोगों पे थी। जिन लोगों ने इनको मारा, जिन लोगों के विरोध में इन्होंने पॉलिटिक्स किया, उद्धव ठाकरे जी उनके साथ ही बैठ गए। ये थी पॉलिटिकल बात। दूसरा था भावनिक मुद्दा। ये होने के बाद पूरे महाराष्ट्र में विश्वासघात की भावना, इन लोगों ने सबसे बड़ा विश्वासघात किया, वो हिंदुत्व के साथ विश्वासघात किया। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे हमेशा ये कहा करते थे कि मेरे जीवन में अगर सबसे बड़ी कोई बात है तो वो है राष्ट्रीयत्व और हिंदुत्व ही मेरा राष्ट्रीयत्व है। और बाला साहब को ये जो संस्कार है उनके पिता प्रबोधनकार ठाकरे जी ने दिए थे, बाला साहब ने ये महाराष्ट्र के घर घर में ये दिए। और भारतीय जनता पार्टी की और शिवसेना की जो युति थी, वो कोई राजनीतिक मुद्दों पे युति नहीं थी। वो युति एक भावनात्मक मुद्दों पे थी, वो हिंदुत्व पे थी। हमारा डीएनए एक था, हमारे वोटर्स एक थे, हमारे विचार एक थे। मुझे शर्म महसूस होती है, मुझे बड़ा अपमान महसूस होता है। मैं तो सावरकर की जन्मभूमि से हूं। बाला साहब के भाषणों में जब हम सावरकर के बारे में सुनते थे, कक्षा 5वीं 6वीं से पैदल चल करके जाते थे हम सावरकर जन्मस्थली पे, उनके जन्मदिन पे। बाला साहब के विचारों की वजह से हमने सावरकर पढ़े और राष्ट्रभक्ति के विचारों से हम लोग प्रेरित हो गए। इतनी शर्म आती थी मुझे, जो राहुल गांधी हर भाषण में क्या योगदान है इन लोगों का देश के लिए? प्रदीप जी, क्या किया है इन्होंने? जिस परिवार ने पूरा स्वतंत्रता के आंदोलन में अपने पूरे परिवार को न्यौछावर कर दिया, बाला साहब ठाकरे के आंखों के तारे थे सावरकर। उनके विचारों पे बात करते बाला साहब नहीं थकते थे। इन लोगों ने विचारों के साथ गद्दारी करी, इसलिए सत्ता में जाने के लिए, पैसा पाने के लिए।
किसने विश्वासघात किया? और क्या ये हो नहीं सकता था? अहंकार, मैं ये कहता हूं कि बाला साहब ठाकरे का दिल बहुत बड़ा था। बाला साहब ने कभी छोटी छोटी बातों पे पॉलिटिक्स नहीं किया। बाला साहब ने अपने कई ऐसे बाला साहब के मित्र थे, विरोधी विचारों पे थे, उनके खिलाफ बाला साहब ने उम्मीदवार नहीं दिया। बाला साहब का दिल बहुत बड़ा था, इसलिए बाला साहब की बात में वजन था, बाला साहब की बात कोई काट नहीं सकता था। जब दिल राजनीति में छोटे हो जाते हैं तो अक्सर इस तरीके से घर टूट जाते हैं, छोड़ो पार्टियां टूट जाती है, बिखर जाती है, खत्म हो गई। और अविनाश जी ने सही कहा, ये मशाल के पीछे मशाल लगा करके बैठे हैं संजय भाई और कहते हैं मैं शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। बुरा लगता है सही में, हम तो विरोध में हैं, फिर भी बुरा लगता है, फिर भी बुरा लगता है। इतना बुरा हमें लग रहा था, इसीलिए हम बड़े भाई थे, बड़े भाई है, फिर भी हमने, मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने त्याग की भावना को स्वीकार किया, महाराष्ट्र में सरकार बनाई। अब बाला साहब ठाकरे के विचारों के जो लोग शिवसेना का धनुष्यबाण लेकर के लोगों में गए, उनके साथ हमने फिर से सरकार बनाई। और सरकार बनाकर हमने क्या किया? हमने बाला साहब के विचारों को बढ़ा के, बाला साहब ठाकरे के नाम से ऐसा रोड हम बना रहे हैं, साहब पूरी दुनिया में बाला साहब का नाम हमने किया। हमने स्वतंत्रवीर सावरकर जी का नाम, जो अभी सीलिंग बनेगा नया, उसको स्वतंत्रवीर सावरकर जी का हमने नाम दिया और बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा किया। हम भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता वंदनीय हिंदुत्व सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से राजनीति में कुछ होता नहीं है। और प्रदीप जी, आप जमीन पर आए इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन की मैनेजमेंट के लिए, लोगों तक जाने के लिए, काम करने के लिए कुछ बातें जरूरी होती है कि आपको लोगों का सुनना होता है, लोगों के लिए काम करना होता है, कार्यकर्ताओं को ताकत देनी होती है, कार्यकर्ताओं को खड़ा करना होता है। क्या हो रहा था 2.5 साल में? जो अच्छा कार्यकर्ता है उसको खत्म करो, उसका पद निकाल करके लो। और वो मेरा लुकआउट नहीं है, पर कोई नकार नहीं सकता था कि अगर शिवसेना में आपको टिकट पाना है तो क्या करना पड़ता था। गरीब कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, शिवसैनिक, बाला साहब के विचारों वाला शिवसैनिक, मेरी शिवसेना नहीं है। We'll ask Anand Dubey ji to respond. Anand Dubey ji secular, उद्धव जी सेक्युलर बन गए, उद्धव जी पावर सेंटर नहीं रहा, मातोश्री पावर सेंटर नहीं रहा, पावर सेंटर सिल्वर ओक हो गए। जैसे अभ्यंकर साहब ने पूरे डिस्क्रिप्शन दिए, फोकस नहीं था डेवलपमेंट में। नासिक मॉडल जैसे कहा कि रतन टाटा जी को भी वहां पर लेके गए थे कि डेवलपमेंट किस प्रकार से। दुबे जी कैसे रिस्पॉन्ड करते हो आप? आज उद्धव जी को बार-बार सिल्वर ओक जाना पड़ रहा है। उद्धव जी के भाषण के बीच उद्धव जी को एक दूसरे को आंख मार करके उद्धव जी को नीचा दिखाया जाता है। बाला साहब के पुत्र है वो, हमको let him respond अजीत जी, let him respond। फिर अभ्यंकर साहब भी है, बोलिए दुबे जी। प्रदीप जी, चर्चा को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा हूं। हर नेता कह रहे हैं कि हम बाला साहब ठाकरे जी से प्रेम करते हैं, हमें बहुत दुख हो रहा है, उनकी पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है, उनके बेटे के साथ ऐसा हो रहा है। एक तरफ कोई ऐसा दुख और कोई ऐसी यात्रा नहीं जो हमें देना नहीं चाहते। हमने पहले भी सुना है कि यदि आपका कोई विरोधी महाशक्ति होता है तो आपको दुख झेलना पड़ता है, वनवास भोगना पड़ता है। इसके पहले हमने रामायण और महाभारत में उदाहरण देखे हैं कि लोगों ने वनवास तक झेले हैं अपने विरोधकों के दबाव में। ये वनवास है हमारे लिए, कोई बात नहीं। आज हम कमजोर हैं, हम वनवास में हैं, लेकिन जिस दिन हम आएंगे, आमने सामने की लड़ाई होगी, जनता तय कर देगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। बात हो रही है बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों की। आप सब जानते हैं, पूरा पैनल जानता है कि बाला साहब ठाकरे जी का घर मातोश्री हम शिव सैनिकों के लिए और मुंबई करों के लिए भी एक मंदिर समान है। वहां बैठकर आप कोई वचन देते हो, भले ही बंद कमरे में हो, भले उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं हो, 2 ही लोग रहे हो, लेकिन जब कह रहे हैं कि नहीं वहां बैठकर आपने कहा था कि ये बात होगी और आप आगे जाके मुकर गए, तो बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों की क्या लाज रखी आपने? क्या सम्मान किया आपने उनका? नहीं किया ना। बात कर रहे थे वीर सावरकर जी के सम्मान की। अरे हम तो राहुल गांधी जी को भरे मंच से चेतावनी दिए कि आज के बाद अब वीर सावरकर जी के एक टिप्पणी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उनके ऊपर। लेकिन आप आज 9 साल से आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, आपको वीर सावरकर जी को भारत रत्न देने के लिए क्या ऐसी समस्या सामने पैदा हो रही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उन्हें सम्मानित नहीं कर रहे हो? केवल चुनाव में उनका नाम निकालकर लोगों को गुमराह करना चाहते हो।
आप बताइए, आप मुझे बार बार कह रहे हो कि पीछे जो मशाल लगा है इसे हम देखते हैं तो बहुत दुख होता है। जिस चुनाव आयोग पर पता नहीं कहां से दबाव लाकर आप दोनों पैनलिस्ट यहां बैठे हैं और खुद प्रदीप जी दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे की है? क्या शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे हैं? नहीं, आप नहीं कह सकते। आपको अच्छी तरह पता कि ठीक है, लाख प्रॉब्लम हो, लाख समस्याएं हो, लेकिन उद्धव ठाकरे जी शिवसेना के पक्ष प्रमुख हैं। बकायदे चुनाव होते हैं जब इंटरनल पार्टी में, वो चुनाव जीतते हैं, एक सबको पद दिया जाता है, सब पदाधिकारी बनते हैं, पार्टी होता है। लेकिन केवल महाशक्ति के दबाव में, धन बल के दबाव में, सुनिए सुनिए, आप 2 मिनट सुनिए, खाली धैर्य, धीरज रखिए, धीरज रखिए, वही कह रहा हूं। देखिए, जब आपने पूरा षड्यंत्र करके, धन बल का प्रयोग करके हमारी पार्टी में फूट करवा दिया, भरे सदन में लोग कह रहे हैं कि हाँ, हम भेष बदल कर जाते थे, चार्टर्ड विमान ऐसे ओला उबर की तरह उड़ाते थे, ये सब राज्य की जनता और देश की जनता ने देखा है साहब। बार बार लोग कह रहे हैं कि महाशक्ति ने हमें मदद की। कौन है महाशक्ति? सबको पता है महाशक्ति कौन है। तो हम यही बार बार आपसे कहेंगे कि ठीक है, आज हमारी पार्टी आपने हथियाना चाहा है, हमारी पार्टी में फूट करना चाहा है, हमारी सरकार गिरा दी है, ये सब हम मान सम्मान के साथ वापस लेंगे। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ी अदालत है इस देश की, वो है जनता की अदालत। हम उसमें जाएंगे। सारी जगह से हमें आप परेशान कर सकते हैं, हमें नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जाएंगे उनके पास, रोएंगे, गाएंगे, चिल्लाएंगे, बिलखेंगे, अपनी बात रखेंगे, और हमें विश्वास है ये पार्टी भी आ जाएगा, वो चुनाव चिन्ह भी आ जाएगा, हम फिर से चुनाव में जीतेंगे। लेकिन भाई साहब, जो आप बार बार बाला साहब ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रमोद महाजन जी, वो जो रिश्तों की बात करते हो ना, वो अब भाजपा नहीं रही। आप मानिए, आप स्वयं कहिए कि हाँ, वो भाजपा नहीं रही। भाई, हमारे नेता तो आडवाणी जी की क्या स्थिति हो गई है आज, हमारे मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ हैं? तो आप भी तो मानिए कि हाँ, हमारे अंदर भी कमियां हैं। अब कुछ नए नेता आए हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, अब एक नए लोग आए हैं भाई, उनकी नई तरीके हैं काम करने के। हर इंसान का अपना तरीका होता है। हमारे नेता ने कोरोना काल में जिस संकट में काम किया है ना भाई साहब, हमारे यहाँ गंगा तट पर बहती हुई लाशें नहीं दिखी दुनिया में। बड़े मान सम्मान के साथ सुप्रीम कोर्ट, पीएमओ और डब्ल्यूएचओ ने मुंबई और महाराष्ट्र की तारीफ की, तब गर्व महसूस होता है मुंबई कर कहने में कि हम उस मुंबई, हम उस महाराष्ट्र से आते हैं जिसके मुख्यमंत्री की तारीफ पूरे विश्व में हो रही है। ठीक है, राजनीति करिए, जब चुनाव आएगा एक से एक हम पर आप विरोधक बातें करिए, हम आपका सामना करेंगे, आप हमारी आलोचना करिए, हम आपका सामना करेंगे, लेकिन इतना सम्मान तो रखिए कि जब कभी नजर मिलाएं तो नजरें मिलें। ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे को, मतलब आज की जो राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है, जिस लेवल पे आप लोग ला दिए हैं कि क्या बताएं, झूठे केसेस, लोगों को धमकियां, लोगों को परेशान करना, जेल में डालना। Abhyankar साहब, I'll just Ajay Chavan साहब will come to you. Abhyankar साहब, Raj Thakre जी is a power center है। उनको देव फडणवीस जाके मिलते हैं, एकनाथ शिंदे जी जाके मिलते हैं। जब राज ठाकरे साहब बोलते हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन, चाहे मस्जिद हो या मजाक जो भी हो, उसको हटना चाहिए, इट मूव्स, एंड जो कहते हैं पूरे स्टैंड स्टिल हो जाता है। कार्यकर्ता है कि राज साहब के एक आवाज पे, तो वी कैन कॉल इट अ पावर सेंटर। डू यू फाइंड दैट सिमिलरली उद्धव ठाकरे जी एक पावर सेंटर जो मातोश्री था, वो धीरे धीरे वीकेंड होके डेसिमेट हो चुका है? हाउ डू यू सी इट अभ्यंकर साहब? पावर सेंटर जब बाला साहब ठाकरे जीते, सम्मान्य बाला साहब ठाकरे जीते, तो डेफिनेटली ये पूरे महाराष्ट्र का नहीं तो ये देश का पावर सेंटर था। वो बोलते थे और देश उसके ऊपर काम करता था। लेकिन डेफिनेटली उनके बाद आज वो जो पावर सेंटर है, और ये जो सम्मान्य राज साहब के ऊपर जो संस्कार है वो सम्मान्य बाला साहब जी के ही है, तो इसके लिए वो विचारों के प्रति जो बोलते हैं वो करते हैं। और सेकेंडली, राजकारण से अलग उनकी एक दोस्ती भी है, और विरोधकों को भी मालूम है, जो फडणवीस जी होने दो या दूसरे कोई भी होने दो, कि जो विचार है वो महाराष्ट्र के लिए भले के लिए है। इसलिए वेदर वो सत्ता में है कि नहीं है, ये मायने नहीं रहता है। वो जो विचार लेते हैं, वो विचारों के प्रति उनकी भावना पारदर्शक है। जो वो बोलते हैं, वो जो बोलते हैं उससे महाराष्ट्र के लोगों का फायदा ही होने वाला है। कभी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा है कि जिससे महाराष्ट्र के लोगों का नुकसान होने दो या नुकसान हुआ है। इसलिए जब भी वो सत्ताधारियों से बात करते हैं, तो वो जो बात है वो महाराष्ट्र के लोगों के लिए भले के प्रति होती है। इसके लिए उसके ऊपर अमल बजावनी इमीडिएटली हो जाती है। और सेकेंडली, मैं वापस बोलूंगा, जो बाला साहब जी के विचार थे उसके ऊपर मैं दुबे जी को ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके अभी के कार्याध्यक्ष है, वो अभी उसके ऊपर से काम कर रहे हैं,
अगर वो उसके ऊपर काम कर रहे होते, अगर इतना बढ़िया होता, तो आपका अलर्टनेस कहाँ पे गया था जब आपके 40 लोग आपको, आप तो सत्ता में थे, और सत्ता कैसे चलती है, सत्ता कैसे चलाई जाती है, ये मैं आपको कोई नए सिरे से बताने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली इतना लूज कंट्रोल कैसे हुआ था? 40, एक दो जो समझ सकता हूं, लेकिन 40 लोग जो आदमी सत्ता में बैठा है, जिन्होंने 25 साल एक पार्टी के साथ जो उनका रिलेशन था वो तोड़ के वो सत्ता में बैठे, तो डेफिनेटली वो अलर्टनेस जरूरी था। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सीनियर मेंबर्स ऑफ योर पार्टी, कहां तो ये कमियां थी, कहां तो ये खामियां थी, कहां तो बाला साहब को विचारों के प्रति अनादर था, इसके लिए ये झटका जूनी शिवसेना को झेलना पड़ा, ऐसा मुझको लगता है। अबेकर साहब, राज ठाकरे साहब का बर्थडे था। वी फाउंड दैट पूरे महाराष्ट्र में हर जिला, हर तालुका, हर वार्ड में एक जबरदस्त एक लहर था लोगों का, कार्यकर्ता कि हमको सेलिब्रेट करना है। हमने खुद कल हम लोग कोई मॉल से आपके जो मनसे के कार्यकर्ता सब सेलिब्रेट कर रहे थे वो देखे, और पूरे उल्लास से पूरे वार्ड लेवल तक। Now you got a blueprint for Mumbai, you got a blueprint for Maharashtra, you got organization right to the ward level, and you got a very loving face in Raj Thackeray Sahab for a CM material. How do you see, how are you going to connect this organization to policies of blueprint, and कैसे देखते हो आप आने वाले चुनाव के हिसाब से? देखिए, जो लास्ट 8-10 साल से जो फैक्ट है उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि राज साहब के विचार तो बहुत अच्छे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे से लेके सब कार्यकर्ता वो विचार नीचे तक ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने में कहां तो कहां हम लोग कम पड़ गए हैं। इसलिए हमको हमारी स्पेस अभी जो है, और राज साहब को जो विचार है वो पूरे ग्रास रूट तक हमको लेके जाने हैं। और आने वाले कौन सा भी इलेक्शन होगा, खाली समाजकारण नहीं, राजकारण के साथ भी हम लोग आगे जाएंगे। अभी तक हमारी सत्ता रास्ते के ऊपर थी, लेकिन इतना डेफिनेटली कि लोगों का भी आज उनको भी समझ में आया है कि राज साहब जो बोलते हैं उसके ऊपर अभी भी हमारा भी, जैसे बोलते हैं ना, हमारा भी वक्त आएगा, और डेफिनेटली हमारा भी वक्त आया है, ऐसा मुझको लगता है। और लोग हमारे पीछे खड़े रहेंगे, राज साहब के विचारों के पीछे खड़े रहेंगे, और हमारे में जो हम कार्यकर्ता में जो कमियां है उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। राज साहब के विचार हम लोग ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोगों ने जो कोविड में काम किया था, वो अगर आप देखेंगे तो वो सराहनीय काम किया था, सभी ने काम किया, लेकिन मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो आई एम फील प्राउड ऑफ माई पार्टी वर्कर्स, माई पार्टी चीफ। इतना ही बोलूंगा, इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि एमएनएस को, सम्मान्य राज साहब को, हमारे कार्यकर्ताओं को, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बड़ी स्पेस आपको दिख जाएगी। Ajay Chauhan sahab, most of the time, apart from Dubey ji, Uddhav Sena leaders are targeting the BJP that Dev Fadnavis ji, Home Minister है, he couldn't handle the Warkari जो crisis थोड़ा बहुत हो गया था, औरंगजेब वाला crisis he couldn't handle it, it spread to all जिलास, then जो जिहाद, लव जिहाद है और गेमिंग जिहाद, तो ये स्पोरेडिक और स्पॉन्टेनियस इंसिडेंट्स जो हो गए थे अचानक, देयर सिंग लॉ एंड ऑर्डर एक सिस्टमैटिक कोलैप्स हुआ। हाउ डू यू, अजय चौहान साहब, कैसे इसको आप कंफर्म करोगे? प्रदीप जी, मैं बहुत साल पत्रकार रहा हूं, तो महाराष्ट्र के कई विभागों में और कई डिस्ट्रिक्ट्स में क्या चीजें होती है, वो कौन करवाता है, उसके पीछे मोटिवेशन किसका है, इसकी मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानकारी रखता हूँ। महाराष्ट्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता में नहीं होते हैं, तब उनको मराठाओं की याद आती है, तब उनको ओबीसी की याद आती है, राज्य के मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की उनको याद आती है, ऐसे लोग हैं। और जब वो सत्ता में आ जाते हैं तब वो मध्य सम्राटों के बाप बन जाते हैं, तब वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बाप बन जाते हैं, तब सत्ता से पैसा, यही उनका धर्म होता है। और जब वो सत्ता में नहीं होते तब उनको जात, धर्म, ओबीसी, धनगर, मराठा, ये सब महाराष्ट्र में याद आता है। आपके एक एक करके सवालों का जवाब देता हूं मैं। आपने वीडियो ठीक तरीके से देखा होगा, जब एमडीएस की सरकार थी तभी वहां पे एक प्रॉब्लम हुई थी, और महाराष्ट्र की वारी एकमेव ऐसा उत्सव है महाराष्ट्र का कि इस वारी में पुलिस तो होती है पर पुलिस को टेंशन कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये वारी नहीं है, ये महाराष्ट्र के भागवत धर्म की संत परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव है। इसमें वारकरी समुदाय, हमारा वारकरी समाज जो है, मैं भी एक वारकरी फैमिली से आता हूँ, अपने आप में एक डिसिप्लिन उन सब में होता है। हमारा वारकरी समाज, इसको फड़ हम कहते हैं, हर एक का अलग फड़ होता है पालकी का, और हमारी एक नियमावली होती है, इतनी सारी महिलाएं उसमें होती है, बाहर के लोग दर्शन के लिए आते हैं उसमें भी इतनी सारी महिलाएं होती है। उन सब महिला भगिनियों की चिंता करते हुए और बहुत अच्छी तरीके से सुशासन के साथ ये वारी होती है। एक है कि कम जगह पे ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, धक्का मुक्की हुई थी, कई भी वारकरी पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, क्योंकि जिनके हाथ में लाठी होती है वो सब लोग वारकरी के बेटे हैं,
पुलिस वाले सब किसान है, आने वाले सब किसान और वारकरी है, तो अपने बाप पे कोई कैसे लाठी चला? हम मतलब होम डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि भाई लाठीचार्ज करो, सरकार किसी की भी हो, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। वारी में दुर्घटना कभी हो नहीं सकती, और पुलिस का बंदोबस्त वहां पर काफी अच्छा था। मैं कोल्हापुर में था, जो ये घटना कोल्हापुर की हुई उसके 2 दिन पहले, ये एक लव जिहाद का मामला था। इस लव जिहाद के मामले में एक मौलाना का रिलेटिव था, और उसको छुड़ाने के लिए पुलिस के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, मैं नाम ले रहा हूं, नेशनल चैनल पर नाम ले रहा हूं, हसन मुशरिफ और आदिल फराज, इन दोनों ने दबाव लाया। उस लड़के के ऊपर पोक्सो के अंतर्गत गुना दाखिल था, वो छोटा, उसने फिर से उस बच्ची को तकलीफ देने की कोशिश की, उसकी मां पुलिस स्टेशन में गई, और उसी वजह से पूरा टेंशन चल रहा था। और दूसरी बात ये मैं कहूं कि जब पुलिस चर्चा करने के लिए नेताओं को अंदर लेके गई, तो वो जब लोग जो थे उनको कंट्रोल करने वाला कोई नेता नहीं था, और कोई आला पुलिस का ऑफिसर नहीं था। तो ये स्थानीय पुलिस वालों ने थोड़ा सा देखना चाहिए था। तो रोड पे जो लोग भागे, वहां के एक्स गार्डियन मिनिस्टर कौन है, वो किस पार्टी के हैं, प्रदीप जी आप थोड़ी जानकारी लीजिए। उनके कार्यकर्ता थे वो सब भगदड़ में सबसे ज्यादा, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। और हर जहां माता अहिल्यानगर के शेवगांव की बात मैं करता हूं, धर्मवीर संभाजी महाराज की जयंती के ऊपर पत्थर डाले गए, तुरंत उन लोगों को पकड़ा गया। वो लोग किसके कार्यकर्ता थे इसकी भी आप जानकारी ले लीजिए। उनके ऊपर हमने कड़ी कार्रवाई की, पूरे जिले का वातावरण बिगड़ने नहीं दिया। हमारे पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे जी तुरंत वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कोई बंद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं 12 घंटे में पूरा डिस्ट्रिक्ट नॉर्मल था। इसके पहले घटना हुई छत्रपति संभाजीनगर में, रामनवमी की तैयारी चल रही थी, और रामनवमी की तैयारी की स्वागत कमान को जलाया गया। ये जलाने वाले लोग कौन थे? जब इन बच्चों को जमानत के लिए कोर्ट ले जाया गया, कोई आया नहीं, उनकी माँ बाप, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे थे, उनकी माँ बाप बिलक बिलक के रो रहे थे और गाली दे रहे थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील को कि इसने हमारे बच्चों को भड़काया। प्रदीप जी मैं पूरी जानकारी रखता हूँ, हर घटना की जानकारी रखता हूँ, हर जगह पर कोई ना कोई ऐसा उकसाने वाला था। और मेरा ये आरोप है माननीय मेरे नेता देवेंद्र जी फडणवीस को किसी भी तरीके से कोई कंपटीशन नहीं है। उनका काम इतना अच्छा है, प्रशासन पर पकड़ है, सुशासन है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम हो रहा है कि विरोधकों को उनके ऊपर उंगली उठाने के लिए एक भी मुद्दा नहीं, तो ऐसे मुद्दे उत्पन्न किए जाते हैं। मैंने उदाहरण अगर इसमें एक भी गलत हो, एक भी अगर गलत हो तो आप जानकारी ले लीजिएगा। तो मैं ये मानता हूं कि देवेंद्र जी को टारगेट करने के लिए ये सब किया जाता है। दुबे साहब हंस रहे, दुबे साहब आप थोड़ी सी जानकारी लीजिएगा, कहीं ऐसा होता क्यों है? आपके स्थानीय शिवसैनिकों से पूछिए, वहां के हिंदुत्ववादी लीडर्स जो है वो पार्टी छोड़ करके, बिल्कुल विभाजन छोड़ करके सब लोग रोड पे उतरे थे। वो क्यों उतरे थे वो भी आप जरा जानकारी ले लीजिएगा। मैं महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा नेटवर्क है अच्छा, आप भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा। हंसिए मत, ये हिंदुत्व का मुद्दा है। आप हंस रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, पर इसी तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को शिवसेना ने छोड़ा, उसको सीरियसली नहीं लिया, इसीलिए लोगों को गुस्सा था आप पे, याद रखिएगा। और जब जब भी एमडीए के मंच पे उद्धव ठाकरे जी को शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग जब देखते हैं तो गुस्सा आता है और लोगों को बाला साहब ठाकरे याद आते हैं। हंसने वाली बात नहीं है सर, ये हमारे लिए बड़ा सीरियस मुद्दा है। कोल्हापुर में लोग क्यों रस्तों से उतरे थे, ये उभा ठाकरे लोग सीरियसली जान ले। आप कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर हिंदुओं का मजाक उड़ाएंगे तो हिंदू इलेक्शन में आपको ध्यान रखेंगे। दुबे जी आप रिस्पॉन्स दीजिए, देन विल गो टू अभ्यंकर साहब फॉर द लास्ट फेज। दुबे जी रिस्पॉन्ड कीजिए। सेक्युलर आप दंगे भड़काते हो, आप ही ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। दुबे जी। प्रदीप जी, एक विडंबना आ जाती कभी कभी सामने कि आदमी हंसे कि रोए। सरकार में जो बैठे हैं, जिनके पास पूरी यंत्रणा है कंट्रोल में, पुलिस खुफिया जांच एजेंसी जिनके इशारे पे काम करती है, वो आरोप लगा रहे हैं कि ये दंगे, ये उत्पात, ये उन्माद, ये उपद्रव, ये महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। बड़े गजब की बात है। आप बिना गलती किए लोगों को अल्पवयीन बच्चों को औरंगजेब का स्टेटस रखने के लिए बताना और वो वायरल करना, ये किसी कॉन्फ्रेंस के तहत किया जाता है। इंटेलिजेंस किस बात का मिलता है? नक्सली कोई अटैक होने वाला हो, आतंकी अटैक होने वाला, कोई राजनीतिक कोई किसी की हत्या होने वाली हो, भैया बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। एक भी चीज ऐसी हुई नहीं है। ये जो छोटे छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर जिस तरीके के वाकये किए जा रहे हैं, ये करवाने वाले लोगों का मैंने लिया ना, नाम लिया है मैंने, और वो लोग सब आपके साथ किए जिनका जिंदगी में बाला साहब ठाकरे ने विरोध किया। हर शहर में जिन लोगों ने गुंडाई की, जिन लोगों ने टारगेट किया किसी विशिष्ट समाज को, लोग सहते रहे।
बाला साहब के आने के बाद बाला साहब ने उन लोगों के साथ मुकाबला किया, आज उन्हीं लोगों के साथ आप है। ये सबसे बड़ी विडंबना है भाई साहब दुबे जी, ये समझिए। इसीलिए लोग आहत है, इसीलिए लोग दुखी है, और इसीलिए लोग कहते हैं कि सही में क्या ये बाला साहब के पुत्र है जिन्होंने इतना अधर्म मचा रखा है। दुबे जी बोलिए, बोलिए दुबे जी। देखिए ऐसा है, हो गया आपका कि अभी और बोलेंगे? और बोलेंगे कि बस हो गया? क्योंकि मेरी आदत नहीं प्रदीप जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं बड़ी संयम से धीरज से अपनी बात रखता हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने किया उनको आप पकड़ के सजा दीजिए ना। कोई विरोध कर रहा है? कौन रास्ते पे आ रहा है उनको पकड़िए, उनको जेलों में डालिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आप सरकार में बैठे हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार का दायित्व है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी का दायित्व है। हम यदि आपसे सवाल पूछें कि हमारे राज्य में ये उत्पात क्यों मच रहा है, ये कौन उपद्रवी हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ये महाविकास अघाड़ी के लोग हैं। और जब हम महाविकास अघाड़ी की सरकार आती है उस समय आप होता है तो कहते हैं कि सरकार करवाती है। अरे भाई, ऐसा नहीं चलता राजनीति में। आपने कुर्सी पकड़ी है, आपने कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपको जवाब देना होगा। ये आपका मतलब हमारा अधिकार है आपसे जवाब लेना, और आपका भी पूरा दायित्व है कि आप उसको निभाएं। लेकिन आप पूरी तरह से फेल होते हैं। आज बताइए मुझे कि हमारे कोल्हापुर की संस्कृति और सभ्यता कैसी रही है? आज कहाँ है कोल्हापुर? छत्रपति शाहू जी महाराज की धरती है। कितने प्रेम से हिंदू मुसलमान वहां रहते हैं। जब कोरोना का काल आया था तो वहीं के मुसलमान भाई थे ना जिन्होंने कोरोना सेंटर बनाया था, लोगों की मदद भी कर रहे थे। वो आपको नहीं दिखता है। लेकिन कुछ 4, 5, 10 उपद्रवी जो कि उत्पात मचाते हैं, उसके लिए आप पूरे समाज को दोषी ठहरा देंगे? ये हमारा हिंदुस्तान नहीं है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी भी हमेशा मंच से कहते थे, शाब्बिर शेख की तरफ इशारा करते थे, कहते थे बगा आमचा शिवसैनिक। तो हमारे यहाँ हम छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, हम उनके अनुयायी हैं, जिनकी सेना में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। सबने अपने प्राणों की आहुति दी हमारे हिंदवी स्वराज के लिए। हमारा ऐसा हिंदुस्तान है, हमारा ऐसा हिंदुत्व है। आप कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं भाई? समय समय पे अपने हिंदुत्व को बदलते रहते हैं आप। जब पीडीपी के साथ जाते हैं, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते हैं, आपका हिंदुत्व कहां चला जाता है? और जब आपने धारा 370 हटाया, सबसे पहले हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके सम्मान में खड़े रहे। तब तो हमने नहीं देखा ना कि राजनीतिक लड़ाई है कि नहीं है। हम है ना वो व्यक्ति लोग। तो ऐसा नहीं है, आप एक तरफा बात न करें। ठीक है, कुछ कमियां आपसे हुई होंगी, कुछ कमियां हमसे हुई होंगी। ये कह देना कि आप पूरी तरह निर्मल हैं और हम पूरी तरह से दूषित हैं, ऐसे राजनीति में नहीं चलता। मैं तो मनसे के जो भाई साहब बैठे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करूंगा। उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि ठीक है, हम कुछ कमियां हैं हमारे, हम उसे सुधारेंगे, कोई बात नहीं। हार के बाद जीत होती है, जीत के बाद ये संसार है। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अहंकार है ना, ये अहंकार टूटेगा। अरे अहंकार तो बड़े से बड़े पिछले इतिहास में जो हमारे आक्रामक राजा थे उनका भी नहीं रहा ना। अहंकार तो टूटता है, आपका भी टूटेगा समय पर। लेकिन किसी को इतना नीचा मत दिखाइए कि एक तरफा। अरे भाई, आज हम विपक्ष में बैठे हैं, कल को कोई अप्रिय घटना होगी, हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे? हमें नहीं बोलेंगे, सरकार को दोषी नहीं ठहराएंगे कि सरकार क्या कर रही है? सरकार लाठीचार्ज करती है और सरकार तुरंत कहती है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। और जो वारकरी हमारा भाई टीवी पर बोल रहा था कि मला इथे मार पाडली, मला इथे डांडा पडला, तो सगळं काय होता? तर ऐसा नहीं चलता भाऊ। आपको दोनों तरफ से बात सुननी होगी। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं लाठीचार्ज हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो रही, उसकी जांच करवाइए, वहां के प्रशासन को टाइट करिए, डीएम और कमिश्नर को लाइए सड़कों पर। वो कर क्या रहे हैं? वो कर क्या रहे हैं? चारों तरफ जिस प्रकार से जब कभी कभी कोई आपदा का टाइम आता है, कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है जो अचानक अनहोनी होती है, तो उसी समय तो सरकार का विवेक और बुद्धि देखने को मिलता है ना, सरकार का चरित्र सामने आता है ना। बाकी तो नॉर्मल लोग अपनी लाइफ जीते हैं। We'll go to Abhyankar साहब। Abhyankar साहब, चौहान साहब, I'll allow you to respond. Abhyankar साहब, your very frank analysis of the current political situation in Maharashtra. MVA says उनके ज्यादा वोट शेयर है, BJP says 1 + 1 + 1 is not 3, and a resurgent Raj Thakre साहब, a resurgent MNS organization, right district to ward level. How do you see the political future, sir? Including the total current and MNS. एक तो मैं आपको फ्रैंकली बोलूंगा कि ये जो पॉलिटिक्स अभी है महाराष्ट्र का, उसमें हमारे लिए एक अच्छी स्पेस है। लेकिन वो स्पेस में हम कार्यकर्ता लोगों ने राज साहब के विचार ग्राउंड लेवल तक अच्छी तरीके से पहुंचाने में हम लोग कामयाब होना बहुत जरूरी है। और एक में हमारे ये जो सत्ता में बीजेपी और शिवसेना है, उनको मैं एक ही सलाह दूंगा
इतना मैं बड़ा नहीं हूँ, अजीत जी मेरे अच्छे दोस्त थे, अभी बहुत सालों से उनके साथ मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैं उनके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाकी सब अलग चीजें है, लेकिन आने वाले दिनों में आप महाराष्ट्र की जनता के लिए अच्छा काम करें। विचारों के प्रति जो भी है, महाराष्ट्र के फार्मर्स होने दो, महाराष्ट्र के लोग होने दो, महाराष्ट्र की इंडस्ट्री होने दो, महाराष्ट्र का जीडीपी जो भी है, वो सब चीजें आगे जानी जरूरी है। डेफिनेटली अगर अच्छा काम करेंगे तो राज साहब तो अच्छे को अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो उसके बारे में भी वो कैसे तीखे बोलते हैं वो आपको मालूम है। और दूसरे मेरे जो दुबे जी जो दूसरे दोस्त बैठे हैं, उनके लिए मैं एक ही बात करूंगा कि ठीक है, आपने एक शुरुआत की है, लेकिन जो आपने किया है इसके लिए लोगों के या जिन्होंने आपको वोट किया था, ऐसा मुझको लगता है कि उनके पास जाके अगर आप खुले दिल से बोलेंगे कि यहाँ हमने गलती की थी, तो शायद वो आपको माफ कर सकते। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं एक दोस्त के हैसियत से आपको बोल रहा हूँ। इतना ही बोलूंगा कि ये कृपा करके, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक पार्टी अपनी पार्टी बड़ी करना चाहता है, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि कोई हम लोग जो हमारे जो जूने लोग हैं, उन्होंने जो महाराष्ट्र के ऊपर संस्कार डाले हैं, हमारी जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, उसमें मैं इतना ही बोलूंगा कि राज्य पहले होना चाहिए, राज्य का विकास पहले होना चाहिए। सत्ता में कोई भी होने दो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता सुख और खुशहाल रहना ये जरूरी है। बाकी सत्ता में हम आए, बीजेपी आए, शिवसेना आए, लेकिन सत्ता के प्रति, लोगों के प्रति आदर और उनके विकास होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतना मैं कहूंगा। Ajit Chauhan Sahab, you can respond to Dubey ji and the final word from you. Yes. Chauhan Sahab. भाई आनंद दुबे जी से मैं ये बात कहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, और जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं उनका तरीका भी बड़ा अच्छा है। पर मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी, आप आनंद दुबे जी जैसे लोगों की सलाह अच्छी तरीके से सुनो। महाराष्ट्र के वंदनीय, हम सबके आदरणीय और संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट के लीडर आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे कहते थे कि महाराष्ट्र जगला तर राष्ट्र जगेल, महाराष्ट्र टिकला तर राष्ट्र टिकेल। महाराष्ट्र ये देशाचा मनगट है, मतलब देश की कला ही महाराष्ट्र को कहते थे, और हमारी एक अच्छी संस्कृति है महाराष्ट्र की। जाते जाते मैं ये कहूंगा, भाई आनंद दुबे जी ने कहा कि हमारी जवाबदेही है, भाई बिल्कुल हमारी जवाबदेही है, और सत्ता में जो होता है उसको अधिक विनम्र होने की जरूरत होती है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहूंगा कि हर वाकया जहां पर हुआ, कोल्हापुर में तो राज्य के पुलिस प्रमुख रास्ते पे उतरे थे, आपने कहा रोड पे उतारो भैया, वो ऑलरेडी 6 रोड पर 6 सारे ऑफिसर थे, और हमने हर जगह पे जितनी गिरफ्तारियां की है, जिन लोगों को पकड़ा है। दुख ये है कि नाबालिग बच्चों से कई जगह पर इस तरीके के वाकये करवाए गए, और करवाने वाले जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वो करवाया, पुलिस भी सब जानती है, आप और हम भी सब जानते हैं। पेरेंट्स ने कैमरे पर नाम लिए हैं, पुलिस के पास नाम उनके लिए है, और उन लोगों के साथ भाई आनंद दुबे जी, बाला साहब ठाकरे के पुत्र जाकर के बैठे हैं। ये दुख है, ये मैं आपको बता रहा था। कार्रवाई तो हम जरूर करेंगे। देखिए, जब कोई ऐसी बात आती है कि जिसको बताने से बड़ा दुख होगा, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि आप लोग जिन लोगों के साथ हो, अधर्मियों के साथ आप जाकर के बैठे हो, कौरवों के साथ बैठे हुए पितामह भीष्म की तरह आपकी परिस्थिति है भाई आनंद दुबे जी, आप है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं। तो आचार्य अत्रे जी का संदर्भ मैंने इसलिए दिया था कि प्रमोदनकर ठाकरे, आचार्य अत्रे, जांबेडकर जी बहुत बड़े बड़े संपादकों की परंपरा महाराष्ट्र को है। इसमें इन्होंने एक ऐसे ओछे आदमी को महाराष्ट्र की राजनीति में उतारा है जो रोज सुबह 9 बजे आके पूरे महाराष्ट्र की राजनीतिक वातावरण को खराब कर देते। बड़ा अच्छा पैनल था प्रदीप जी, मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि संयुक्त रूप से We'll give the final word to Anand Dubey ji before we close. दोनों मेरे सीनियर मित्रों के साथ आपने चर्चा करवाई, और आनंद भाई मेरी आपसे सलाह है कि आप आया करो और संजय राउत जी का मुंह बंद कर दो, पूरी सिलसिला खत्म कर दो। उस आदमी ने, उनका मुंह आप चुप रखेंगे, आप जैसे लोग बात करेंगे तो भी सुनने में अच्छा लगेगा, इंटरेक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। Dubey ji, the final word before we close down. देखिए, मैं वही कह रहा हूँ प्रदीप जी कि हमारे देश में राजनीति करने के लिए हम लोग जब आते हैं तो हमारी राजनीतिक लड़ाइयाँ हो सकती है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वो मतभेद कभी मनभेद में नहीं बदलने चाहिए। ठीक है, आपने बड़ी ही सकारात्मक ढंग से आज की डिबेट कराई, डिबेट अपने अंतिम चरम पर है। सबने एक चीज माना है कि ठीक है, कुछ कमियां हमारे अंदर हैं तो हम उसे सुधारेंगे। अब देखिए, पार्टी नेतृत्व के नेता
तय करते हैं कौन क्या कहेगा, कौन नहीं कहेगा, कौन कहाँ क्या काम करेगा, क्या उत्तरदायित्व उसे दिया जाएगा, वो सब ठीक है। वो तो मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी पार्टी की बात रखना चाहता हूँ, लोगों तक पहुंचना चाहता हूँ कि भाई हमारी पार्टी की विचारधारा है और उसमें हम सब कामयाब भी, आप मैं सब मन से, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, जो भी हमारे साथी हैं, हम प्रवक्ता लोग हैं, हम अपनी बात कह देते हैं। लेकिन फिर भी आप सरकार में हैं, आप हमेशा कहते थे आप डबल इंजन की सरकार है, आप केंद्र में सरकार में है, राज्य में है, तो आपका दायित्व भी, आपका उत्तरदायित्व भी ज्यादा है, आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है, आपको जवाबदेही लेनी होगी, आप बच नहीं सकते हैं क्योंकि आपने जनता का विश्वास जीता है, आपने चुनाव जीता है, आपको बहुमत मिला है, तो जनता आपसे सवाल पूछेगी और हम पार्टी के प्रवक्ता हैं वो अलग बात है, पर हम भी तो जनता ही हैं, यहाँ जितने चारों बैठे हैं जनता ही हैं, तो हम भी आपसे सवाल पूछेंगे और आप भी एक जनता हैं, आपको जवाब देना होगा क्योंकि अंततः सब जनता के। Thank you, Abhinkar Saab, you are absolutely frank, eloquent and very well read and well informed. आपसे बात करते पूरे हमारे viewers, they love it, the kind of information. Ajit Chauhan Saab, you remind us of Dilip Kumar. Our viewers say fantastic, articulate. You also, Chauhan Saab, fantastic speaker. और दुबे जी, आपका तो दोनों वक्ता ने तारीफ किए हैं, बहुत जबरदस्त। अजीत चौहान साहब ने कहा कि आप जैसे और भी लोग होना चाहिए उद्धव जी के साथ। Fantastic. Thank you all, sir. Thank you so much. Thank you very much. Jai Maharashtra. जय महाराज। Jai Maharashtra. जय महाराज सर। Jai Maharashtra, sir. Thank you so much. Thank you so much, all of you, for being on Nation Now. It was a fantastic discussion where people came out. All तीनों लोग ने इतने frank और बेबाक तरीके से और well informed तरीके से लोगों को information दिया. I think all of viewers across the country and the world would have enjoyed it. As we say, the democracy has to survive. The Constitution, they say, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. All the pillars have to be intact. Then democracy survives. And if democracy survives, the Constitution and the people survive. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now. We'll meet again tomorrow with more news about Mumbai, Maharashtra and India. Bye for now.